हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिजवान, आई एम हियर टू टीच यू क्लास 10th फिज़िक्स। आज हम एग्ज़ाम्पल करेंगे 10.1 और एग्ज़ाम्पल या न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोग सबसे पहले तवज्जो से स्टेटमेंट पढ़ा करें। स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। अगर आप लोगों को ये करना आ जाता है तो एग्ज़ाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट एग्ज़ाम्पल की। हमारे पास फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, हमने टाइम पीरियड मालूम करना है और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ऑफ अ सादा पेंडुलम की टाइम पीरियड भी मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम करना है और जिसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर है। और जहाँ पर ये रखा हुआ सादा पेंडुलम वहाँ पर जी की कीमत कितनी है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हमारे पास ये सादा पेंडुलम आ गया। इस सादा पेंडुलम की लंबाई कितनी है 1 मीटर है और जी की कीमत किधर है, जहाँ पे रखा हुआ हमने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, उसकी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, ये टाइम पीरियड क्या करना है इसका मालूम करना है और हमने फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डाटा, आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ गिवन है। तो हमारे पास लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ सादा पेंडुलम वो कितनी है 1 मीटर हमें गिवन है और हमारे पास जी की कीमत कितनी है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और फिर आप हेडिंग देंगे फाइंड, आपने क्या चीज़ इसके अंदर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने टाइम पीरियड टी यानी कि मालूम करना है और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है एफ़ यानी कि हमने मालूम करना है। तो हम वी नो डैट, हम जानते हैं कि टाइम सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने के लिए फार्मूला है T = 2 पाई √L/G। तो आप ये लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं T = 2 पाई √L/G। तो हमारे पास T टाइम पीरियड है और 2 कांस्टेंट है, पाई हमारे पास होता है 3.14 और हमारे पास √L हमारे पास लंबाई है, G ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो T = 2 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई बाय 3.14, उसके बाद √L की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि लंबाई कितनी है 1 मीटर है और जी की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3.14 के साथ तो हमारे पास आंसर है 6.28 आ जाएगा। उसके बाद आप इसको 1 को डिवाइड करें 10 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √0.1 आ जाएगा। उसके बाद आप 6.28 ब्रैकेट, फिर इसका अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 0.3622। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.99 और इस साथ क्या आ जाएगा सेकंड, क्योंकि यूनिट टाइम का क्या होता है सेकंड होता है। ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। उसके बाद हमने मालूम क्या करना फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए यानी कि फ्रीक्वेंसी के मालूम करेंगे एक फार्मूले से, फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या है उल्टा, तो हम लिख सकते हैं TF = 1/T। F = T की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1.99, तो इधर आ जाएगा 1.99। इसके बाद F = इसको डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.50। तो हर्ट्ज़ आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी का क्या होता है यूनिट होता है। तो 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था और टाइम पीरियड फाइंड करना था, तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद है, वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ एन आइडियल सिस्टम्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस। 2 रेजिस्टिव फोर्स है हमारे पास, एक फ्रिक्शन है, दूसरी कौन सी है रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन बेसिकली 2 सतहों के दरमियान मजम्मत पैदा करती है। जैसे फ्रिक्शन हो गया, अगर हम बाइक पर जा रहे हैं तो हमारी हवा जो है मुखालफत करते हैं, ये चीज़ कहलाती है एयर फ्रिक्शन कहलाती है। और एयर रेजिस्टेंस से भी मुराद यही है कि रुकावट है, किसी चीज़ के फ्लो में रुकावट करने को रेजिस्टेंस ही कहते हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली इनडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स। अब आइडियल केस के अंदर जो है ना, आइडियल केस के अंदर वाइब्रेटिंग जिस्म की जो वाइब्रेशंस होती है वो जारी रहती है, क्योंकि वहाँ पर हम गैर मौजूदगी से देखते हैं उस सिस्टम को। किसकी गैर मौजूदगी से, एयर फ्रिक्शंस की या फ्रिक्शंस की या रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में सिस्टम्स की ओसिलेशंस क्या रहती है लामहदूद तक जारी रहती है। Practically in all the systems the force of friction retards the motion so the system do not oscillates indefinitely। लेकिन प्रैक्टिकली हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो सिस्टम की ओसिलेशंस है वो लामहदूद तक क्या रहे जारी रहे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सादा पेंडुलम है, ये हमारे पास सादा पेंडुलम है
ये पोजीशन उसकी ओ एक्स हमारे पास मेन पोजीशन है, ये हमारे पास ए पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन ए है, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन बी है। अब मैंने इस पेंडुलम को ओ से उठा के ए पे ला के इसको रिलीज़ कर दिया। अब मैंने जब ए को इसको ला कर रिलीज़ किया तो रिस्टोरिंग फोर्स को ओ पर लेके आएगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स को ओ पर लाने वाली है, और जो हवा होगी तो इनके दरमियान हवा है वो फ्रिक्शंस का काम करेगी, यानी कि फ्रिक्शन की फोर्स का काम करेगी, इसको रोकने की कोशिश करेगी, तो इसकी ऑसिलेशंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर ये ओ से बी पर आएगा, फिर ये हवा जो है इसकी मुखालफत करेगी, फ्रिक्शंस इसकी ऑसिलेशन क्या करने की कोशिश करेगी, कम करने की कोशिश करेगी, और ऐसा एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी ऑसिलेशंस क्या हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं, क्योंकि फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस की वजह से सिस्टम की ऑसिलेशन आहिस्ता 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 कम होती रहती है। The frictions reduce the mechanical energy of the system और time passes and the motion is said to be damped। अब ये जो फ्रिक्शंस है, फ्रिक्शन मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है, सिस्टम्स की मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर देगी, कम कर देगी। जैसे कि मैंने इस पेंडुलम को ओ से उठा के ए पर लेके आया था, तो उसके अंदर स्टोर होगी थी मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी कम होती रहेगी फ्रिक्शंस की वजह से, तो इसकी ऑसिलेशंस भी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इसको। हमारे पास जो मैं बोल रहा हूँ तो साउंड वेव्स पैदा हो रही हैं। अब साउंड वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है ना, वो यहाँ एम्पलीट्यूड जो उसका पहले होगा, एम्पलीट्यूड पहले उसका इस तरह से है, फिर आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। वक्त के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू होगा। एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वस्ती पोजीशन से एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अब आप देख रहे होंगे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो वक्त के साथ साथ क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाती हैं। इस तरह की ऑसिलेशंस क्या कहलाती हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाती हैं। एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड, द डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड। डैम्पिंग ऑसिलेशंस जो हैं वो एम्पलीट्यूड को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। जो मोशंस जिस्म कर रहा होता है, जो वाइब्रेशन कर रहा होता है, उसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देती हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कम कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डायग्राम भी बनी हुई है। अब पहले उसका एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक था, फिर एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो गया, फिर एम्पलीट्यूड कम होना, फिर वक्त के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो MCQs में भी आता है कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस किस चीज़ को रिड्यूस करता है, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करता है, एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करता है, किस चीज़ को रिड्यूस करता है। तो बेसिकली डैम्प्ड ऑसिलेशंस के अंदर एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं हम इसकी तारीफ डेफिनेशंस के अंदर। द ऑसिलेशंस, वो ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम की वो ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, सम रेजिस्टिव फोर्स के मौजूदगी में, सम रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो सिस्टम्स की ऑसिलेशंस होती है, उन ऑसिलेशन को क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। जो सिस्टम की ऑसिलेशन होगी उन ऑसिलेशन को क्या कहेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशंस के। रेजिस्टिव फोर्स दो ही होती हैं हमारे पास, फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस। इनकी मौजूदगी में जो सिस्टम्स की ऑसिलेशन होंगी उन ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। आगे हम इसकी देखेंगे एप्लीकेशन कि ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ पे यूज़ हो रही है, या इसकी एग्जाम्पल बताएं। आमतौर पर शॉर्ट भी आ जाता है कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस की एग्जाम्पल बताएं। अब हम वो देखेंगे। अब हम देखेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस की एप्लीकेशन या उसकी एग्जाम्पल। गाड़ियों के शॉक ऑब्जर्वर जो होते हैं, यानी कि शाखें जो होती हैं, वो इसकी एप्लीकेशन है, यहाँ पे एप्लीकेबल है डैम्प्ड ऑसिलेशन, या इसकी मिसाल है। तो हम वो देखते हैं। शॉक ऑब्जर्वर इन ऑटोमोबाइल आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड मोशन। शॉक ऑब्जर्वर ऑटोमोबाइल के अंदर प्रैक्टिकल एक अमली तौर पर एप्लीकेशन है या एग्जाम्पल है डैम्प्ड मोशन की। A shock observer consists of a piston moving through a liquid। ये शॉक ऑब्जर्वर जो है एक पिस्टन पर मुश्तमिल होता है, जो पिस्टन जो है मूव करता है किसी ऑयल या जैसे कि माया, ऑयल या माया के अंदर मूव करता है ये पिस्टन जो है। उसके बाद द अपर पार्ट ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर इज़ फर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। जो पिस्टन का ऊपर वाली साइड होती है वो किसी कार के साथ अटैच, कार के बलाई वाले हिस्से के साथ क्या होती है, अटैच होती है। उसके बाद
व्हेन द कार ट्रैवल ओवर अ पंप ऑन द रोड द कार मे वाइब्रेट। अब जैसे ही कार जो है उभरी हुई सतह से गुजरती है तो वो क्या करना शुरू होती है, वाइब्रेट करना शुरू होती है। अब शॉक ऑब्जर्वर क्या करते हैं, उन वाइब्रेशंस को आहिस्ता आहिस्ता कम करते रहते हैं, उन वाइब्रेशंस को कम करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम साइकिल जो है उभरी हुई सतह पर चलाएंगे तो उसकी वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और अगर साइकिल के अंदर शाखें लगा दी जाए तो शाखें क्या काम करेंगी, उन वाइब्रेशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे हम उभरी हुई सतह पर बाइक पर जाएंगे तो कम हमें वाइब्रेशंस फील होंगी, अगर हम कार पर जाएंगे तो हमें उससे कम वाइब्रेशंस फील होगी। तो वाइब्रेशंस को कम कर देती है शॉक ऑब्जर्वर जो है, उनकी वाइब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम करती रहती है। यानी कि हमें जो वाइब्रेशन ज़्यादा फील होनी थी वो हमें कम फील होते हैं, क्योंकि उनका वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द कार मे वाइब्रेट, द शॉक ऑब्जर्वर डैम्प दीज वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी। जो उनकी एनर्जी होती है उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी के अंदर, क्योंकि पिस्टन जो है वो मूव करता है किसी ऑयल या लिक्विड के अंदर।